सबका स्वागत है आपके अपने चैनल चौक इंडस्ट्रियल अकेडमी पे। और आज हम बात करेंगे स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर स्टडीज़ की। तो इसमें बहुत सारे सेंटर आते हैं। इससे पहले हम बहुत सारे सेंटर की वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन पर भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम शुरू करते हैं सेंटर ऑफ रशियन स्टडीज़ के कोर्सेज़ के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑप्शन ए, जो पीएचडी इन रशियन है, यानी कि रशियन स्टडीज़ में पीएचडी भी हो सकती है जेएनयू से। और ऑप्शन बी है एमफिल। ऑप्शन थर्ड जो है वो एमए है। और जो लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी वो है बीए ऑनर्स रशियन। तो ये बीए जो फर्स्ट ईयर है वो क्लस्टर फर्स्ट में आता है। और क्लस्टर फर्स्ट के हम ये तीसरी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, बीए ऑनर्स की। तो इसके हमने बीए क्लस्टर 1 का ओल्ड पेपर भी आपको प्रोवाइड करा दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये कोर्सेज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं अब इनकी एलिजिबिलिटी की। तो सबसे पहले आता है बीए की एलिजिबिलिटी, जो आप देख रहे हैं बीए ऑनर्स की। तो ये देख लीजिए कितने सारे स्कूल या लैंग्वेजेस हैं, सबकी एलिजिबिलिटी आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। तो फिर मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ कि कौन से कोर्स के लिए रशियन में जो बीए ऑनर्स के लिए वो क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो जो ऑप्शन ए है वो है सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट 10+2। नोट कर लीजिए 10+2। और इक्वलेंट एग्जामिनेशन विद मिनिमम ऑफ 45% मार्क्स। कितने 45% मार्क्स होने चाहिए आपके 12th में। द कैंडिडेट्स हु आर ड्यू टू अपीयर इन सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आर एलिजिबल टू अप्लाई। इसका मतलब यह है कि आपने 12वीं पास कर चुके हैं या फिर आप 12वीं का भी एग्ज़ाम दिया, आपका रिज़ल्ट आना बाकी है, तब भी आप जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेंगे ऑप्शन 2 की, सर्टिफिकेट ऑफ एलिमिया विद एटलीस्ट 45% मार्क्स। नोट डाउन कर लीजिए कितना 45% मार्क्स issued by any of the following madrasas subject to the condition and that candidate has passed English language at the level of senior secondary from a recognized board, university or a 3-year course is conducted by Darul Uloom Deoband। तो ये 12 मदरसे हैं जो जेएनयू को एफिलिएट करते हैं। मतलब अगर जो आप इनमें से किसी एक मदरसे से पढ़े हुए हैं तो आपको जेएनयू में एडमिशन मिल जाएगा रशियन के बीए फर्स्ट ईयर में। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि आप कौन से मदरसे में आते हैं। दारुल उलूम देवबंद यूपी है, मजहर उलूम देवबंद सहारनपुर है, दारुल उलूम माओ यूपी है। मतलब बहुत सारे हैं, 10-12 आप दिख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर। आपको जो उनसे भी मदरसे से आपने क्वालिफ़िकेशन पास किया आप उसके हिसाब से देख लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्शन 3 की, सर्टिफिकेट ऑफ एलिमा विद 45% मार्क्स। बस आप परसेंटेज का मार्क्स का याद रखिए कि कितने परसेंट मार्किंग रखिए, क्योंकि अगर आपको 44.9 भी है तब भी आपका एडमिशन नहीं होगा। आपको पूरा 45% मार्क्स चाहिए। 45 मार्क्स इशूड बाय द फॉलोइंग मदरसा। तो ये भी कुछ और मदरसा हैं जो सर्टिफिकेट के कोर्सेज़ हैं उसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये सबसे पहले आपको दिख रहा होगा नदवा कॉलेज है जो लखनऊ में है, बड़ा फेमस मदरसा है। और बाकी आप देख रहे होंगे कि इसमें भी 17 मदरसे हैं जो एफिलेटेड हैं, जिससे आपको जेएनयू में एडमिशन मिल जाएगा। आप देख लीजिए कि आपका मदरसा कौन सी कैटेगरी में या कौन से उसमें आता है। ठीक है, तो इसमें बाद में भी और हैं, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ मौलवी है, ये वाला आपको दिख रहा होगा ऑप्शन, ये वाला पढ़ रहे हैं, सर्टिफिकेट ऑफ मौलवी विद एटलीस्ट 45% मार्क्स इशूड बाय द बिहार बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन। तो ये मदरसा बोर्ड के लिए है जो बिहार में है, उससे रिलेटेड है कि आपने उससे मौलवी की डिग्री ली हो 45% मार्क्स की। अब बात करते हैं ऑप्शन सी की, तो सर्टिफिकेट ऑफ सीनियर सेकेंडरी 10+2 विद एटलीस्ट 45% मार्क्स इश्यूड बाय द उर्दू एजुकेशन बोर्ड न्यू दिल्ली। यानी कि आप नई दिल्ली से हो तो आपने उर्दू एजुकेशन से 12वीं पास किया तब भी आप बीए ऑनर्स के लिए एलिजिबल हैं। अब बात कर लेते हैं आगे ऑप्शन 4 की, तो कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी परस्यूड BA/MA लैंग्वेज प्रोग्राम इन 2 or more centers of the school during their entire academic career are not eligible for admission। यानी कि आपने बीए कर लिया है पहले से ही और आप दोबारा से एडमिशन लेना चाहें तो आप नहीं एलिजिबल होंगे, या फिर आप
रशियन में एमए कर रहे हैं जेएनयू से ही, तो आप फिर दोबारा से बीए नहीं कर सकते। तो उसकी कुछ एलिजिबिलिटी है, बाद में भी आप पढ़ सकते हैं अपना आराम से। ठीक है, तो ये हुआ बीए ऑनर्स की एलिजिबिलिटी हुई। अब बात करते हैं मास्टर ऑफ आर्ट्स की एलिजिबिलिटी की। तो मास्टर ऑफ आर्ट्स में यानी कि रशियन में एडमिशन लेने के लिए आपको मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन अंडर 10+2+3 पैटर्न ऑफ एजुकेशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, कितना 45% मार्क्स विद एडुकेट प्रोफिशिएंस इन, यानी कि आपने जो ग्रेजुएशन किया हो या ऑनर्स किया हो या बीए प्रोग्राम किया हो, आप में उसको कितने 45% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। बात कर लेते हैं एमफिल की। तो मास्टर डिग्री इन द कंसर्न लैंग्वेज सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 55% मार्क्स, कितने 55% मार्क्स आपके होने चाहिए मास्टर डिग्री में। तो कुछ बच्चों को रिलैक्शन भी देते हैं जेएनयू वाले, जिससे SC ST OBC आते हैं, लेकिन रिजर्वेशन भी 2 कैटेगरी में मिलता है। मतलब SC ST OBC की 2 कैटेगरी होती हैं। एक तो जैसा आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर नॉन क्रीमी लेयर होता है, और एक होता है क्रीमी लेयर, यानी कि उसमें जो होता है वो क्रीमी लेयर होता है, नॉन क्रीमी लेयर नहीं होता। तो आप देख लीजिए कि SC ST OBC में आप कौन से लेयर में आते हैं, क्रीमी लेयर में आते हैं या फिर आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। तो रिजर्वेशन जेएनयू में सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलता है जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आप कौन सी कैटेगरी में हैं और कौन सी लेयर में। आप अपने हिसाब से देख लीजिए, आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा। तो एमफिल में जो बच्चे पीजी होल्डर ऑफ आयुष से रिलेटेड सब्जेक्ट में भी करते हैं, वो भी एमफिल के लिए एलिजिबल हैं जेएनयू में रशियन कोर्स के लिए। अब बात कर लेते हैं सबसे बड़े कोर्स की, यानी कि पीएचडी की, जो जेएनयू में होता है सबसे बड़ा कोर्स होता है लैंग्वेज में। तो पीएचडी के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी स्क्रीन पर ये रही। तो सबसे पहले है ओनली दोज कैंडिडेट्स शैल बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम हु हैव। तो इसमें 2 एलिजिबिलिटी हैं, और उसमें भी कई तरह के एलिजिबिलिटी पूछी गई है। तो आप जो सी भी एलिजिबिलिटी पूरी करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो ऑप्शन ए मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ऑब्टेन 2-year एमफिल डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। नोट डाउन कर लीजिए कितना 55% मार्क्स ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशन विद डिस्ट्रेशन सेमिनार वाइवा, और 1-year एमफिल डिग्री विद 55% मार्क्स with additional 1-year research experience of a recognized university institutions and 1 publication। नोट डाउन कर लीजिए एलिजिबिलिटी, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले उसकी एलिजिबिलिटी पूरी होनी चाहिए। क्योंकि बच्चे मेहनत कर लेते हैं लेकिन उनके पास एलिजिबिलिटी नहीं होती है, तो फिर वो उस एडमिशन से कैंसिल हो जाता है या फिर उसको एडमिशन नहीं मिल पाता। तो एंड 1 पब्लिकेशन एंड 55% मार्क्स या इक्विवेलेंट इन मास्टर डिग्री BA BE या BTech। तो ये होनी चाहिए आपके पास एमफिल PhD में एडमिशन लेने के लिए रशियन कोर्स में। अगर जो आपके पास ये नहीं है तो फिर दूसरा ऑप्शन भी है, मास्टर डिग्री /BE/BTech विद 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड B इन UGC 7 पॉइंट स्केल और एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन अ पॉइंट स्केल wherever ग्रेडिंग सिस्टम इज़ फॉलोवर्ड। तो ये जो यूजीसी की गाइडलाइंस होगी उसके अनुसार आप अपने देख लीजिए यूजीसी की साइट पे जाकर आप अपना जो एक ग्रेड बी का जो पूरा प्रोसेस है आप वहाँ से उसे जाकर पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे भी वही है जिस तरह से एमफिल में था, SC ST OBC को भी वही रिजर्वेशन है जो एमफिल में है। आप अपने देख लीजिए कि आप कौन सी लेयर में आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर में आता है या क्रीमी लेयर में आता है, क्योंकि जेएनयू में सिर्फ जो रिजर्वेशन मिलता है वो नॉन क्रीमी लेयर वालों को मिलता है, क्रीमी लेयर वालों को नहीं मिलता है। तो पीजी होल्डर जो होता है वो भी इसके लिए एलिजिबल है। फिर भी मैं आपको इसका रिकमेंडेशन करूँगा कि आप अगर इसके बारे में पूरी और डिटेल जानना चाहते हैं, हालांकि हम कोशिश करते हैं कि आपको पूरी डिटेल दी जाए, लेकिन अगर फिर भी आप ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं आपको जेएनयू के प्रोस्पेक्टर का लिंक दे दूँगा नीचे, या तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा लिखा हुआ www.jnu.ac.in। यहाँ से आप प्रोस्पेक्टर डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये हुआ एलिजिबिलिटी, बात की हमने BA MA MPhil और PhD की। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये एक टेबल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टेबल है,
इससे आपको एडमिशन में बहुत बेनिफिट मिलता है। हालांकि ये एक छोटा सा ट्रायल है, क्योंकि ये जो टेबल है ये बहुत बड़ी है। कम से कम अगर जब मैं इसको पढ़ने लगा तो बहुत लंबी वीडियो जाएगी, इसलिए सिर्फ आपको मैं यही समझा देता हूँ। तो इसमें जो एक है क्वार्टाइल 1 और दूसरा है क्वार्टाइल 2। तो अब बात कर लेते हैं कि क्वार्टाइल 1 क्या है और क्वार्टाइल 2 क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट की। तो इसमें ऐसा होता है कि जैसा आपको मालूम होगा कि भारत के कुछ इलाके ऐसे हैं जो एजुकेशन में पीछे हैं, तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए जेएनयू उनको अलग से नंबर अलग से प्रोवाइड कराता है, चाहे वो आप किसी भी कैटेगरी से हो या आप फिर कोई सी भी स्टेट से हो। भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उसके डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से भी आपको नंबर मिलते हैं। तो अब मैं आपको इसका पूरा गणित समझा देता हूँ कि इसमें किस तरह से और कैसे नंबर मिलते हैं। मान लीजिए कि आपने बीए में एडमिशन लेना है, रशियन की बात कर रहा हूँ मैं, और कोर्स की बात नहीं कर रहा अभी। मान लीजिए आपको बीए में एडमिशन लेना है, तो आपको 10th या 12th के 6 मार्क अलग से जेएनयू देगा, और वो भी तभी देगा जब आपके ज़िले का नाम इसकी लिस्ट में होगा। और इस लिस्ट को देखने के लिए आप जेएनयू के प्रोस्पेक्टर को एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें से ही आपको पूरा मिल जाएगा। और ये पूरा प्रोस्पेक्टर में लिखा हुआ है कि आप कौन से स्टेट के कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो ये हुआ क्वार्टाइल 1। अब बात करते हैं क्वार्टाइल 2, फर्स्ट में ही पीजी की। तो मान लीजिए आपको एमए में एडमिशन लेना है या एमफिल में एडमिशन लेना है। तो एमफिल में एडमिशन लेना है तो आपको 10वीं और 12वीं यानी कि 10th और 12th के 3 मार्क्स मिलेंगे और यूजी के 3 मार्क्स मिलेंगे। तो इस हिसाब से हो गए टोटल 6 मार्क्स मिलेंगे। अब इसको समझिए कि कैसे। मान लीजिए कि आपके एंट्रेंस में नंबर आए हैं 74, ठीक है, और मेरिट लगी है 79 पे, एग्जाम्पल के तौर पे एमए की बात कर रहे हैं। हालांकि बीए में और एमफिल और सबके लिए सेम है। तो आप इस तरह से मेरिट में नंबर नहीं आएंगे क्योंकि आपके नंबर कम है, लेकिन आप क्वार्टाइल 1 में होने की वजह से आपको जेएनयू 6 नंबर का रिलेक्शन देगा। तो इस हिसाब से आपका हो गया 74 प्लस 6 बैठता है 80। तो आपका एक नंबर ज़्यादा हो गया मेरिट से, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन मिलेगा तभी जब आप जेएनयू ने जो स्टेट सेलेक्ट किए होंगे उसके आप डिस्ट्रिक्ट में आते होंगे। आप अपना डिस्ट्रिक्ट प्लीज़ उसमें चेक कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये दो जो टेबल है ये इसलिए है क्योंकि कुछ इलाके ज़्यादा पिछड़े हुए होते हैं और कुछ इलाके कम पिछड़े हुए होते हैं। तो जो इलाके कम पिछड़े हुए होते हैं उसके लिए ये वाली टेबल है, और जो कुछ ज़्यादा पिछड़े हुए होते हैं उसके लिए ये है। आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आप कौन से स्टेट के कौन से डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, उस हिसाब से आपको नंबर मिलेगा। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आप ये भी पढ़ के आराम से देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन, अगले जानकारी की तरफ बढ़ते हैं जो सबको जानना होता है। तो ये है फ़ीस। तो जैसा आपको मालूम होगा कि जेएनयू एक गवर्नमेंट संस्था है, तो उसकी जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो बाकी यूनिवर्सिटी से थोड़ी कम है। आप अपने हिसाब से देख लीजिए, आप पीएचडी, एमटेक, एमफिल, एमपीएच, एमए, बीए, डिप्लोमा, पार्ट टाइम, ये सब की एक टोटल फ़ीस है। आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आप कौन से कोर्सेज में हैं, उस हिसाब से आप अपना पूरा टोटल कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि किस कोर्स में कितनी सीटें हैं और किस किस कैटेगरी की कौन सी सीट है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एमफिल की। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जेएनयू में एडमिशन 2 तरीके से लिया जा सकता है एमफिल में। एक तो आप एंट्रेंस दे के ले सकते हैं, या फिर आपका नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो आप उससे ले सकते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं हम एमफिल की, जो JNUEE यानी कि इसकी फुल फॉर्म है जवाहरलाल नेहरू एंट्रेंस एग्ज़ाम। JNUEE की फुल फॉर्म है JNU, जवाहरलाल नेहरू एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो एमफिल की सीट है जो थ्रू JNU से लेते हैं, मतलब जो एंट्रेंस से बच्चे लेते हैं। तो उसमें जो टोटल सीट हैं वो हैं 10 सीटें हैं। उसमें से 5 जनरल की हैं, 1 SC की है, 1 ST की है और 1 PWD की, और OBC की 3। इस तरह से जो एंट्रेंस सीटें हैं एमफिल की रशियन कोर्स में वो कितनी हैं, टोटल 10 हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेट जेआरएफ की कितनी सीटें हैं एमफिल में। तो इसमें सिर्फ 2 सीटें हैं, एक जनरल की है और एक OBC की है। तो ये टोटल सीट कितनी हुई, 2 सीट हुई। तो एमफिल की सीट देख ली हमने। अब बात कर लेते हैं आगे पीएचडी की।
तो पीएचडी में भी दो तरीके से एडमिशन लिया जा सकता है जेएनयू में, एक एंट्रेंस के द्वारा और एक जेआरएफ के द्वारा। तो बात करते हैं पहले एंट्रेंस की। तो सबसे पहले देख लीजिए कि सीट कितनी है। तो इसमें जो सीट है टोटल वो है 14। तो और जनरल की कितनी है, 7 जनरल की है, एससी की 2 है, एसटी की 1 है, पीडब्ल्यूडी की भी 1 है और ओबीसी की 4 हैं। तो टोटल सीट हुई 14 हुई, यानी कि 14 सीटें हैं जेएनयू में पीएचडी की रशियन कोर्स में एंट्रेंस बेस पे। अब बात करते हैं पीएचडी नेट जेआरएफ के बेस पे। तो इसमें टोटल सीट है 4, 2 जनरल की हैं, 1 एससी की हैं और 1 ओबीसी की। इस तरह से हुआ टोटल 4 सीटें हुए। तो ये हो गई सीटें पीएचडी की। अब बात करते हैं एमए और बीए की। तो एमए की बात कर लेते हैं पहले। तो एमए में टोटल सीटें हैं 10 रशियन की, जिसमें से जनरल की 4 हैं, एससी की 1 है, एसटी की भी 1 है, पीडब्ल्यूडी भी 1 है और ओबीसी की 3 है और ईडब्ल्यूएस जो अभी नई कैटेगरी बनी है इकोनॉमिकली वीकली सेक्शन, तो उसकी 1 है और टोटल हुई कितनी, 10 सीटें हुई। अब बात कर लेते हैं बीए की, बीए ऑनर्स की। तो इसमें सबसे ज़्यादा सीटें हैं रशियन में, 68 सीटें हैं, क्योंकि आपको पता होगा 12वीं के ज़्यादातर बच्चे एडमिशन लेने जाते हैं किसी भी कोर्सेज में। तो इसमें सबसे ज़्यादा सीटें हैं जनरल की भी 28 सीटें हैं, एससी की 10 हैं, एसटी की 5 हैं, पीडब्ल्यूडी की 4 हैं, ओबीसी की 18 हैं और ईडब्ल्यूएस की कितनी है, 7। तो इस तरह से टोटल सीट हुई 68। तो ये हुआ सीटों का कि कितनी जेएनयू में कितनी सीटें हैं और किस कैटेगरी की कितनी सीटें हैं। हमें उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपके मन में कोई डाउट है, या फिर आप हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक ग्रुप पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जो हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले सिलेबस की। तो सबसे पहले बात करते हैं बीए ऑनर्स की सिलेबस की। तो जो इसका सिलेबस है, द एंट्रेंस टेस्ट फॉर दिस प्रोग्राम इज़ अ कॉमन टेस्ट फॉर ऑल लैंग्वेजेस, क्वेश्चन pertaining to general knowledge, artificial language, language aptitude and general English would be covered in the syllabus. The test will be conducted in the English language as a computer based test CBT। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 2019 से पहले जेएनयू का जो एंट्रेंस है वो ऑफलाइन होता था, लेकिन अब 2019 के बाद अब ऑनलाइन हो चुका है सारा। और पहले डिस्क्रिप्टिव होता था और अब ऑब्जेक्टिव होता है। बात करते हैं मास्टर ऑफ आर्ट्स की। तो द एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर दिस लेवल इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT इन रशियन लैंग्वेज। द क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन एडवांस रशियन ग्रामर विच में इंक्लूड केसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच aspect of verbs, use of verbs and with and without prefix, participle, gerund, active and passive voice, etc. It also includes translation from Russian into English and English into Russian and works of prominent authors of 19th and 20th century Russian literature। तो ये जो पूरा सिलेबस हुआ वो हुआ है एमए का। अब बात करते हैं एमफिल और पीएचडी का। तो एमफिल और पीएचडी का सिलेबस जो है वो सेम ही होता है, बस उसमें थोड़ा सा लेवल का फ़र्क हो जाता है, क्योंकि एमफिल का जो सिलेबस है वो थोड़ा कम लेवल का होता है और पीएचडी का जो लेवल होता है वो थोड़ा टफ़ होता है। मतलब हर चीज़ को एक पूछने का तरीका जो होता है वो थोड़ा टफ़ हो जाता है, हालांकि सिलेबस सेम ही रहता है जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फिर भी मैं आपको पढ़ के एक बार बता देता हूँ। द एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर दिस लेवल इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इन रशियन लैंग्वेज। द क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन रिसर्च मैथोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स, स्टाइलिटिक्स, theory of translation, theory of literature, 19th and 20th century Russian literature. Candidates who qualify in the CBT will appear for a viva voice which will be conducted in Russian। तो ये हुआ एमफिल और पीएचडी का सिलेबस। अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की। जिस बच्चों को एंट्रेंस में बैठते हैं तो उनके मन में एक ही जिज्ञासा का या एक ही सवाल सबसे ज़्यादा आता है कि उसकी मेरिट कितनी लगती है और कितनी हमें प्रिपेयर करनी चाहिए कि हमारा सिलेक्शन पहली बार में हो जाए। तो चलिए आपके जो मन में सवाल है उसको दूर करते हैं। अब बात कर लेते हैं मेरिट की।
तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एमए रशियन की। तो मैं आपको बता दूं कि जेएनयू में मोस्टली एक ही मेरिट आती है, दूसरी कोई मेरिट नहीं आती। अगर जो दूसरी मेरिट आती भी है तो बहुत रेयर केस में आती है। तो पहले बात कर लेते हैं एमए इन रशियन की। तो इसमें जो मेरिट लगी है जनरल की वो लगी है 66 पे एमए की, और एससी की लगी है 55 पे, और एसटी की भी सेम है 55, ओबीसी की थोड़ी हाई है 59 एससी एसटी के अकॉर्डिंग, और फिजिकल हैंडीकैप की भी सेम है 55 एससी एसटी के मुकाबले सेम है, और ईडब्ल्यूएस की भी 64, और एफएन की कोई मेरिट नहीं है। अब बात करते हैं एमए रशियन की। जो ये मेरिट है, ये दूसरी मेरिट है एमए रशियन की, तो सिर्फ ओबीसी के लिए आई है, और ये लगी है 56 पे। तो ये हुई एमए रशियन की। अब बात कर लेते हैं बीए ऑनर्स की रशियन की। तो जो इसकी मेरिट लगी है वो लगी है 64 पे जनरल की, एससी की लगी है 54 पे, और एसटी की लगी है 49 पे, ओबीसी की लगी है 58 पे, और पीएच की जो लगी है यानी कि फिजिकल हैंडीकैप की लगी है 40 पे, और ईडब्ल्यूएस की लगी है 60 पे, और एफएन की कोई मेरिट नहीं है। तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि रशियन का जो बीए ऑनर्स का कोर्स होता है वो क्लस्टर फर्स्ट में आता है, और क्लस्टर फर्स्ट में 4 लैंग्वेज आती है, जर्मनी, स्पेनिश, रशियन और फ्रेंच। तो ये रशियन की बात कर रहे हैं हम। अब बात कर लेते हैं बीए ऑनर्स की जो सेकंड मेरिट आई है। तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें थोड़ा ज़्यादा मेरिट आई हैं, ज़्यादा कैटेगरी के लिए मेरिट आई हैं। इससे पहले हमने देखा था अभी एमए रशियन में तो सिर्फ ओबीसी के लिए आई हैं, तो इसमें रशियन के लिए भी आई हैं, तो जनरल के लिए भी आई हैं। तो जनरल की इसकी मेरिट लगी है दूसरी 63, एससी के लिए कोई मेरिट नहीं है, एसटी के लिए 48 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 58 है। तो आपको दिख रहा होगा कि सिर्फ अगर जो मेरिट गिरी भी है तो सिर्फ 1 या 2% गिरी है, तो ज़्यादा नहीं गिरी है। तो हमें उम्मीद है कि आपके मन में जो भी सवाल होंगे रशियन कोर्स के लिए वो आपको सिलेबस के या मेरिट के या सीट के वो आपके क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी उत्साह और इसी उम्मीद के साथ नए कोर्स के साथ जेएनयू के। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने घरों में रहिए। शुक्रिया फॉर वॉचिंग।